Hi, good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome to UPSC वाला PW। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनियन बजट 2023-24 आ गया है, 23-24 आ गया है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी बजट को लेके कि बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट द पॉइंट इज कि जो हमारी आज की क्लास जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि बजट होता क्या है और व्हाट ऑल इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दी करंट बजट डॉक्यूमेंट। ओके, तो मेनली हमारा पर्पस यहाँ होगा कि एज अ लेमैन अगर किसी को बजट समझना है कि बजट एग्जैक्टली होता क्या है, बजट का हमारे जीवन में रेलिवेंस क्या है, ठीक है, एज अ कॉमन मैन इन केस ऑफ आवर कंट्री, देन व्हाट वी शुड नो अबाउट द बजट। ठीक है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे बजट के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आज क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बजट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। देखिए, नॉर्मली हम लोग जब अपने घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर जब हम अकेले भी रहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में एक बजट प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि हमारी अर्निंग्स कितनी है, ठीक है, और अगर हमारी जितनी भी हमारी कमाई है जिनको हम अर्निंग्स बोलते हैं, तो उनसे हम अपने खर्चों को यानी कि एक्सपेंडिचर्स को कैसे पूरा करेंगे। जैसे नॉर्मली आप मान के चलिए कि हम कहते हैं कि अगर मैंने 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न किया है, तो कैसे मुझे 20,000 रुपीज़ में अपने खर्चों को पूरा करना है। ठीक है, यानी कि आई नीड टू सिंपली सी कि माई इनकम नीड टू टेक केयर माई एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, उसमें आप डिसाइड करते हैं कि मुझे रेंट कितना पे करना है, मुझे बिजली के ऊपर कितना खर्च करना है, मुझे पानी के ऊपर कितना खर्च करना है, मुझे अपने खाने पीने पे कितना खर्च करना है, अगर मुझे रेंट देना है तो मुझे उसके ऊपर कितना खर्च करना है। सो बेसिकली पीपल आर लुकिंग इन दिस पर्सपेक्टिव। ओके, और मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर मंथ अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज यू आर स्पेंडिंग 25,000 रुपीज़ इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज़, तो उस केस में आप सोचते हैं कि जो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे इस महीने स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं, वो पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा। सो इन दैट केस यू पीपल आर लुकिंग फॉर अ लोन। अब वो लोन आप कहाँ से लेंगे, या तो अपने फ्रेंड से लेंगे, रिलेटिव से लेंगे, या फिर आप सिंपली बैंक से जाके बोरो करेंगे। सो द पॉइंट इज वॉट योर इनकम नीड टू बी इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर। ओके, इन एनी वे, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मेरे 25,000 एक्सपेंडिचर हैं, तो मेरी इनकम 20,000 व्हाट आई अर्न एंड 5,000 रुपीज वट एवर अमाउंट ऑफ मनी आई बोरोड विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने 20,000 रुपीज अर्न किए और मैंने स्पेंड 18,000 किए, तो मेरे पास कितने बच गए? आई एम एबल टू सेव अराउंड 2,000 रुपीज। सो दैट इज माई सेविंग्स दैट आई सिंपली पुट इन दी बैंक अकाउंट। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट प्रिपेयर करती है कि जो आने वाला साल है, जैसे आप जानते हैं कि इन केस ऑफ आवर कंट्री वी आर फॉलोइंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट बेसिकली आपको ये बताती है कि आने वाला जो साल है हमारा 2023-24 जो हमारा आने वाला है, उसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे पूरी करेगी। ओके, दैट हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सिंपली स्पेंड मनी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए, बजट के अंदर गवर्नमेंट हमारी जो है पार्लियामेंट के अंदर दो बिल पेश करती है। द टू बिल्स विच आर बीइंग सिंपली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दी लोकसभा। ओके, और वो बिल क्या क्या होते हैं? पहला बिल जो देखिए हमारा यहां पे होता है रिगार्डिंग द बजट, दैट बिल इज नोन एज अ फाइनेंस बिल। ओके, फाइनेंस बिल का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि जो आने वाला हमारा साल है, द अपकमिंग ईयर, फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न मनी। यानी गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा कमाएगी। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट को कमाई कहां से होती है? गवर्नमेंट को कमाई होती है टैक्सेस से। गवर्नमेंट को कमाई होती है टैक्सेस के अलावा बहुत सारे सोर्स है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आप किसी नेशनल मॉन्यूमेंट घूमने गए, आप ताजमहल गए, आप कुतुब मीनार गए, या किसी भी और आप पब्लिक प्लेस पे गए, तो आप वहां पे एंट्री के लिए जो टिकट लेते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो इन अ वे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। कैसे? टैक्सेस से। और टैक्सेस के अलावा बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है। सो बेसिकली इन दी फाइनेंस बिल गवर्नमेंट आपको यह बताती है कि आने वाले साल में सरकार को आमदनी यानी कि जो इनकम है वो कहां कहां से होने वाली है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन इन अ पर्टिकुलर बिल कॉल्ड फाइनेंस बिल। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए, फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट बताती है दो तरीके से हमारे पास पैसा आएगा, जो हमारी गवर्नमेंट अर्न करेगी और जो हमारी गवर्नमेंट बोरो यानी कि
मार्केट से उधार लेगी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब देखिए डेवलपिंग कंट्री में नॉर्मली क्या होता है कि देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हाउसिंग को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके 50 प्रॉब्लम होती है देश के अंदर। तो उन प्रॉब्लम्स को पूरा करने के लिए सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे अर्न। इसलिए कुछ खर्चे सरकार अपने पूरी करती है अपनी अर्निंग से, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी इज बेसिकली स्पेंड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम दी बोरोइंग्स, यानी कि सरकार मार्केट से उधार लेती है और उधार लेके अपने खर्चों को पूरा करती है। सो टू थिंग्स आर देयर, वी नीड टू अर्न and then certain amount of money is being borrowed by government as a loan from the market to spend to meet their expenditure. Getting? तो फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा, और जो भी पैसा हमने अर्न किया है और जो भी पैसा हमने बोरो किया है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि अंडर आर्टिकल 266 एक फंड है जिसका नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारा का सारा पैसा मान के चलिए इस फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड टू मीट एक्सपेंडिचर, उसके लिए गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, उसको आप बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि दिस बिल इज रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो यहां पे अर्निंग, यहां पे एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं कमाऊंगी, या आई एम गोइंग टू अर्न मनी एंड आई एम गोइंग टू बोरो मनी विच आई एम गोइंग टू पुट इन दिस पर्टिकुलर फंड, एंड देन आफ्टर दैट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड द गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड दिस बिल इन द पार्लियामेंट, और फिर इस बिल को पास करा के फिर गवर्नमेंट को परमिशन मिलती है पार्लियामेंट से, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड मोर ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तीनों की परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद गवर्नमेंट इस फंड में से पैसा विड्रॉ करती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ओके, and that is all been given under article 112 of the constitution of India। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि बजट नाम का जो शब्द है, the word called budget is nowhere given in the constitution of India। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सरकार को अपने आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में लेखा जोखा देना है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है पार्लियामेंट के अंदर। ओके, and with the help of two statement, or you can say two particular bill, finance bill, appropriation bill। this bill is regarding the income part, this bill is regarding the expenditure part, और जब दोनों को आप पास करा देंगे तो ये बिल बन के हो जाएंगे आपके एक्ट, यानी कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट, आपके कानून बन जाएंगे। फिर इनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन विड्रॉ मनी एंड दे कैन स्पेंड मनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। दैट इज अ फर्स्ट बेसिक थिंग अबाउट द बजट। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग प्लान करते हैं वैसे गवर्नमेंट भी प्लान करती है कि गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए अगर मैं आपको करंट बजट की बात बताऊं तो हमारी गवर्नमेंट, देखिए नंबर्स बहुत सारे हैं हमारे पास बजट डॉक्यूमेंट पे, बट मैं यहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ही प्रोवाइड कर रहा हूं कि हमारा बजट है क्या और बजट का साइज क्या है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर वी हैव टू इंफॉर्मेशन, वन इज अबाउट income part and one is about expenditure part। income and expenditure both are equal and that is equals to 45,03,97 करोड़, यानी कि हमारा बजट का साइज कितना है? करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए का। whatever number we have, these are all in lakh करोड़। okay, so these are 45,03,097 करोड़ रुपीस। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 45.03 लाख करोड़ रुपीस। तो देखिए कंपैरेटिवली इस नंबर को याद करना कंपैरेटिवली आसान होता है। सो दैट इज अ बजट साइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए गवर्नमेंट ये बताती है कि जो 45.03 लाख करोड़ रुपीस जो हमारे हैं, जो हमारा बजट का साइज है 2023-24 का, इसमें से गवर्नमेंट को अर्निंग्स कहां से होगी? सो दैट इज व्हाट द अर्निंग्स कमिंग थ्रू दी टैक्सेस। टैक्सेस से पैसा कितना आ रहा है? करीब करीब 23.3 लाख करोड़, जिसमें आपका इनकम टैक्स शामिल है, कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है, जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, कई सारे टैक्स जो हमारी सरकार ने लगा रखी है, उनसे गवर्नमेंट को यहां पे आमदनी होती है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, देयर आर सर्टेन थिंग्स बाय विच यू कैन से गवर्नमेंट इज अर्निंग मनी इन द नेम ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब यहां पे क्या है? जैसे सरकारी कंपनियां जब लाभ कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, सो दे आर सपोज टू शेयर डिविडेंड विद द गवर्नमेंट।
कि गवर्नमेंट उनकी ओनर है, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा इनसे डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सो अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस के आसपास गवर्नमेंट को मिलेगा डिविडेंड एंड मोर ओवर फ्रॉम दी डिफरेंट सोर्सेज। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन प्रोवाइड कर रखा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन से जो भी अगर मान लीजिए किसी यूटी की बात करते हैं, यूटीज में जैसे आप जानते हैं सारी के सारी पुलिस फोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो सेंट्रल जो पुलिस को जो वहां पे अर्निंग होगी थ्रू दी चलान एंड दी अदर, दैट इज ऑल्सो बिंग पार्ट ऑफ इट। जो भी आपकी अर्निंग्स है गवर्नमेंट की थ्रू, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि जब कोई नेशनल मॉन्यूमेंट जाएंगे, कुतुब मीनार वगैरह, तो वहां पे जो भी आप पेमेंट करेंगे दैट इज ऑल्सो बिंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को आपने अनुदान दिया है, जिसे आप ग्रांट बोलते हैं, लोकली आप लोग गवर्नमेंट को दान दे रहे हैं पीएम केयर फंड में, पीएम रिलीफ फंड में, या जो भी हमें बाहर की कंट्रीज से ग्रांट मिल रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है आपका। दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे इनकम हुई है, ओके। So out of this 45 lakh crore, you can say 3 lakh crore rupees is being earned by government of India from, you can say, from the non-tax revenue. अब देखिए इन 45 लाख करोड़ में जो यहां पे आपको मेजर चंक दिखाई देगा वो है that out of 45 lakh crore rupees which is being earned, or you can say the government of India is going to receive, इसमें से करीब करीब 17.8 यानी कि मोटा मोटा लगाइए तो 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास, दैट मींस 18 लाख करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ मनी इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू लोन्स। यानी कि ये गवर्नमेंट की अर्निंग्स नहीं है, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम मार्केट एंड देन दे हैव टू पे इट बैक, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इस 45 लाख करोड़ रुपीस में अराउंड 18 लाख करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ मनी इज समथिंग विच इज बोरोड बाय गवर्नमेंट, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी अगर आप घटाएंगे 45 में से 17 घटा देंगे, दैट मींस अराउंड 28 लाख करोड़ रुपीस समथिंग इज बीइंग अर्न्ड बाय गवर्नमेंट, ओके। यानी कि 28 लाख करोड़ जो सरकार खर्च करेगी, 8 लाख करोड़ खर्च करेगी, वो सरकार को रिटर्न नहीं करना है, बट वट एवर 17.8 दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड, दे हैव टू पे इट बैक विद इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग? सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग बोरोड बाय गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हैं भारत सरकार अपने करीब करीब 1/3 से ज्यादा खर्चे, ओके, इनफैक्ट अगर आप मान के चले अराउंड 40% के आसपास के जो खर्चे होते हैं वो केवल और केवल लोन से पूरा करती है, एंड दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। आफ्टर दिस व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखिए एक्सपेंडिचर भी जो है हमारे, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अगर सरकार लोन ज्यादा लेती है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। गवर्नमेंट अब बोरो कैसे करती है आप जानते हैं, दैट गवर्नमेंट इज बोरिंग समथिंग कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे आप बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर में गवर्नमेंट लिख के देती है कि मुझे इतना पैसा बोरो करना है फॉर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पे योर मनी बैक, ठीक। तो आप कह सकते हैं 45 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसमें से अराउंड 11 लाख करोड़, दैट मींस 10.79, अराउंड 11 लाख करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यानी कहने का मतलब क्या है, अगर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं तो उनमें से 11 लाख करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पे, यानी कि दैट इज नॉट गोइंग फॉर एनी प्रोडक्टिव पर्पस। Whatever amount of money you borrowed in the past, on that you have to pay interest now. Okay? तो कह सकते हैं वर्तमान में in the present scenario, the largest expenditure of the government of India, out of all the expenditures, it doesn't matter it's a defense payment, you can say it's a subsidies or the other, the maximum amount of money spent by government of India is on the interest payment only. Getting what I am saying? उसके बाद कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को एज अ ग्रांट, यानी कि उनको अनुदान देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंस के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है, so that's why they are being technically dependent upon central government for their expenditure, and that's why you can say the central government need to give them certain amount of grants so that they will be able to meet their expenditure. बट मान के चलिए यहाँ पे जो ग्रांट्स दी जा रही हैं 3.69 लाख करोड़ के आसपास, that money is being given by central to state government for the purpose of asset creation, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को रोड बनानी है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है, उसके लिए ये ग्रांट्स दी जाएंगी, ओके। दैट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को दो पार्टों में बांटती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इज बेसिकली स्पेंडिंग मनी ऑन डे टू डे पर्पसेस, यानी कि अपने, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हम घर में रहते हैं तो हमने खाने पीने के खर्चे हो गए, कपड़ों के खर्चे हो गए, रेंट का खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा हो गया, ये जो 50 हमारे डेली के खर्चे होते हैं वो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार उसे बोलती है जो बड़े अमाउंट का होता है, मंथ से ना वाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी, स्कूटर खरीदा, बाइक खरीदी, नया घर खरीदा, ठीक है, गोल्ड खरीदा, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट के केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आप किसे कहते हैं? तो बेसिकली हम यहाँ पे तीन तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं। पहला कि व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। एंड द थर्ड इज व्हाट, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंपली रीपेइंग देयर लोन्स, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट जो पे करती है अपने पास्ट लोन का, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इन अ वे, out of 45 lakh crore rupees, you can say this is what they paid on interest, that is what they have given to states for the purpose of asset creation, infrastructure, and that is what the amount of money government of India is going to spend on the, I would say, not completely on infrastructure, but majority part of it out of this 10 lakh crore is on the asset creation in the country only. Okay, then after that डिफेंस की बात करें तो 4.32 लाख करोड़ रुपीस आउट ऑफ 45, क्योंकि आप जानते हैं नेबर्स इतने अच्छे हैं हमारे, तो हम क्या करें, हमें स्पेंड करना पड़ता है। एंड देन सब्सिडीज, यू नो, सब्सिडीज अराउंड 3.74 लाख करोड़, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, मेजर हमारी दो यही हैं। रिमेनिंग सब्सिडीज आर बेसिकली वेरी लो अमाउंट। पेट्रोलियम पे तो ऑलमोस्ट सब्सिडीज हमारी नील के बराबर हो गई है, ठीक है। एंड दैट इज योर रिमेनिंग एक्सपेंडिचर 12.44 लाख करोड़। तो आप देखेंगे हमारा इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर दोनों बराबर यहां पे हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज द बेसिक बजट, यू नो, आई वुड से नंबर्स ऑफ द अपकमिंग ईयर 2023-24 गेटिंग। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बजट के बारे में कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, कि व्हाट आर द मेन प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कंपैरिजन किया है विद रिस्पेक्ट टू दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप जानते हैं 45 लाख करोड़ रुपीस का हमारा बजट का हमारा एक साइज है, ठीक। अब देखिए यहां पे हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में तो देखिए मेनली जो एक कंसर्न होता है गवर्नमेंट का, वो हमेशा ये होता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो कितने लोन से पूरे होंगे। तो इफ यू टॉक अबाउट आउट ऑफ 45 लाख करोड़ रुपीस वी जस्ट डिस्कस्ड, 17.8 lakh crore rupees is going to be spent by government by borrowing money from the market, which if you simply do the percentage of this, that means जो हमारे, आप मान सकते हैं, जो लोन्स के थ्रू हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, which is almost 40% of it, यानी कि आप कह सकते हैं सरकार अपने 40% खर्चे पूरे करती है कैसे, with the help of borrowings only. And the remaining 60% amount of the money which they're being spending is basically with the respect of, with the help of whatever amount of money they basically earn in the country. Getting what I am saying? अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो जो मेजर प्रायोरिटीज है हमारी कंट्री की, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखिए कि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है हमारा 10.79 लाख करोड़ रुपीस, विच यू कंपेयर विद द टोटल एक्सपेंडिचर इट्स अराउंड 24%। और देखिए यहां पे मैंने कंपैरिजन किया 2017-18 से। व्हाई स्पेसिफिकली फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स? बिकॉज 2017-18 वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज्ड द वे दे प्रेजेंट द बजट। जैसे पहले देखिए क्या होता था कि गवर्नमेंट अपने बजट में एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करती थी प्लान एक्सपेंडिचर में, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो होते थे जो गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान के अंदर मेंशन करती थी, दैट इज मेनली फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और नॉन प्लान वो होते थे जो मेनली हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर होते थे। तो हम समझते क्या थे कि प्लान एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव हैं और नॉन प्लान हमारे अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उनके थ्रू हमारे देश में असेट क्रिएशन हो रहा है। दैट इज व्हाट पीपल यूज्ड टू बिलीव, ठीक है। अब देखिए पहली बात ये कि 17-18 से गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, खर्चों को रेवेन्यू और कैपिटल में दिखाना शुरू किया इंस्टीड ऑफ planned and non-planned. That's why I compared from 17-18 onwards only. So that is about the current government's performance. इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें
तो बहुत फर्क नहीं आया है। अराउंड पहले भी 24% था और अभी भी 24% है और पहले भी 24% था। सो एज यू कैन सी इन 17-18 इट वाज 24.69% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अगेन इट इज अराउंड ऑलमोस्ट सेम 24% के आसपास ही है। पर यहां पे अगर आप बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, यानी कि अब जो है हमारी गवर्नमेंट वो असेट क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग करेंटली फोकसिंग मोर ऑन दी असेट क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर आप बात करेंगे 17-18 की तो इट वाज 21.2%। 21.2% कैसे आया ये, जो मैंने अभी आपको बताया था, whatever amount of money the government is going to spend of their own plus whatever amount of money is being given as a grants to state government to create capital assets। जो भी नंबर मैंने यहां पे आपको पहले दिखाए थे, that particular number, these two, 10 लाख करोड़ एंड 3.69 लाख करोड़, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने पार्ट लिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लस whatever amount of money is being given by central government to state government for the purpose of asset creation. Okay, so it's around 13 lakh crore rupees something. That is what I have taken here. तो आप देखेंगे 13.7 जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है अराउंड 30.44%, which was only 21% in 17-18. That's a good thing about the country. क्योंकि मान के चलिए when the government is spending more amount of money on the capital expenditure, it leads to more job creation. जब ज्यादा रोड्स बनेंगी, डैम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो जॉब क्रिएशन आपकी बढ़ेंगी कंट्री के अंदर। दैट इज अ गुड मूव। सेकेंडली, अगर आप बात करते हैं एजुकेशन की, सेकेंड जो प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दिस थिंग, करेंटली वी आर प्रमोटिंग समथिंग कॉल्ड मेक इन इंडिया, और उसके लिए हमारे पास स्किल इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है। और एजुकेशन रिफॉर्म्स अगर नहीं होंगे, देन यू नो दिस थिंग, इफ द पीपल आर नॉट अपडेटेड विद द स्किल्स एंड एजुकेशन, it is very difficult to simply find a job in the market. So here if we talk about education पे अगर बात करें, so it is 1.12 लाख करोड़ रुपीस, दैट मींस 1,12,899 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट खर्च करेगी इस साल, आने वाले साल में ऑन द एजुकेशन, विच इज 2.51% ऑफ द टोटल। तो कंपेयर करें 17-18 से, तो गवर्नमेंट के खर्चे एजुकेशन पे पहले से कम हो गए हैं। So government was spending around 3.74% of the total expenditure in 17-18 and now they're spending 2.51. तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में बी समथिंग एल्स। वो क्या है, वो भी अभी हमें धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। तो पॉइंट क्या है, एजुकेशन पे खर्चा कम हुआ है इन कंपैरिजन टू दी टोटल। व्हाटएवर गवर्नमेंट यूज्ड टू स्पेंड, इट इज कंपैरेटिवली लेस। देखिए एब्सोल्यूट नंबर में डेफिनेटली ज्यादा है। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे, यस इट हैज इंक्रीज्ड, बट यू नीड टू कंपेयर विद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन दैट सिनेरियो इट इज लेस हियर। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर पे आप देखेंगे इन द अपकमिंग ईयर गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 89,000 करोड़ रुपीस ऑन द हेल्थ केयर, which is 1.98% of the total expenditure, which was comparatively much higher in 17-18 con 2.47%. ठीक है, तो ये भी ज्यादा था। हेल्थ पे भी गवर्नमेंट के खर्चे पहले से कम हो गए इन परसेंटेज ऑफ द टोटल हियर। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट, फिर बात आती है रूरल डेवलपमेंट की और सोशल वेलफेयर, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है। तो यहां पे गवर्नमेंट के खर्चे हैं 2.93 लाख करोड़ इन द करंट ईयर, अपकमिंग ईयर, which is 6.51% of total, which was 8%, in fact more than 8% in 17-18। तो यहां पे भी सरकार के खर्चों में कमी आई है। तो यहां पे भी कम हुए हैं, यहां पे भी कम हुए। ओके, देन आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट डिफेंस, डिफेंस वाज बेसिकली 4.32 लाख करोड़ इन द करंट ईयर, which is 9.61%, जो कि अगेन हायर था इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 12.91%। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि डिफेंस के खर्चों में भी सरकार की कमी आई है। ओके, एंड देन लास्टली इफ यू टॉक अबाउट सब्सिडीज, सब्सिडीज इज अराउंड 8.32%, विच वाज 8.93। तो यहां पे बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो सब्सिडीज ऑलमोस्ट हमारी 0.6% के आसपास का यहां पे भी कमी आई है। सो इन द मेजॉरिटी पार्ट यू कैन से you will be able to see that it has decreased, but yes, where we people are being able to see increase here, which is a good sign in the current budget, that your capital expenditure has been increased by almost 9%। तो आप कह सकते हैं छोटा छोटा वहां से काट के हमने यहां पे ऐड किया है, so that more development can be
initiated, but I would say the government should keep in mind the environmental concern, क्योंकि जो उत्तराखंड में चल रहा है और जो बाकी हमारे जो हिली एरियाज में आजकल जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट नीड टू कीप इन माइंड द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑल्सो। ठीक है, ये तो हुई हमारी छोटी सी एनालिसिस गवर्नमेंट के खर्चों को लेके कि इन मेजर एरियाज में गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और कहां पे हमारे कम हो रहे हैं। So that is the second part of the discussion. Now, let's move to the third part. ठीक है, यानी कि अब हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा करंट 2022-23 हमारा चल रहा है। इन दैट अब देखिए होता क्या है, ये बी का मतलब क्या है? बी इज बेसिकली बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट मीन्स व्हाट? कि दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव ओरिजिनली व्हेन द बजट वाज प्रेजेंटेड लास्ट ईयर। यानी कि जब फरवरी 2022 में, यानी कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था, तो गवर्नमेंट ने बताया था कि हम इतना इतना खर्चा करने वाले अलग अलग चीजों पे। अब देखिए है क्या, बजट आया फरवरी 2023 में हमारा नेक्स्ट ईयर का, और करंट फाइनेंशियल ईयर भी हमारा खत्म नहीं हुआ है। बट यू नो दिस थिंग, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑलरेडी हमारे 3 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं। द 3 क्वार्टर्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड दैट मींस वी हैव मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस और नो, हमारे पास मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या बताती है कि 9 महीने में ये सब हो चुका है, इतने खर्चे हो चुके हैं, तो बाकी जो हमारे 3 महीने बचे हैं उसमें हमारे कितने खर्चे और बचे हैं। सो अकॉर्डिंगली दे बेसिकली रिवाइज देयर एस्टिमेट। सो दैट इज व्हाट हैज बीन रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द करंट बजट डॉक्यूमेंट। ओके, तो जितने भी नंबर्स मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं ये सारे हमारे करंट बजट डॉक्यूमेंट के हैं। ओके, नाउ सी, आपको मेनली यहां पे वेरिएंसेस देखने को मिलेगा फूड सब्सिडी में। फूड सब्सिडी आप जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक जो अभी चल रहा है कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, दो द गवर्नमेंट इज सेइंग इन द इकोनॉमिक सर्वे दैट इट इज बीइंग ओवर एंड वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग इन द करंट इकोनॉमिक सर्वे। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अब देखिए है क्या, फूड सब्सिडी में जैसे आप जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 80% जनता को फ्री खाना प्रोवाइड कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट व्हेन द बजट वाज गिवन। दे सेड वी आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस ऑन द फूड सब्सिडी, बट इट इज गोइंग टू स्पेंड अराउंड 2.87 लाख करोड़। तो आप कह सकते हैं करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट के खर्चे यहां पे बढ़ गए हैं फूड सब्सिडी के। अब देखिए आपके हिसाब से सही है या गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, बिकॉज इफ यू थिंक दैट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री आर सपोज टू रिसीव राइस एट ₹3 per kg, wheat at ₹2 per kg, and millets at ₹1 per kg, then it's fine. अगर आपको लगता है कि ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, then obviously you are supposed to make opinion out of that. Secondly, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे गवर्नमेंट ने कहा था we are going to spend around 1.05 lakh crore, but here as you can see government is spending much more than that. You can say almost more than double. और इसका रीजन है एक इकलौता, वो क्या है? रशिया यूक्रेन का वॉर। ओके, बिकॉज यूक्रेन इज वन ऑफ द कंट्री विच इज अ मेजर सप्लायर फर्टिलाइजर टू आवर कंट्री, एंड रशिया इज वन ऑफ द कंट्री विच इज द मेजर सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ आवर कंट्री, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फर्टिलाइजर्स हियर. That's why you can say we are being able to see a huge variance in the fertilizer subsidies. Third part, if we talk about education, देखिए एजुकेशन में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम खर्च करेंगे 1,04,000 करोड़ के आसपास, बट खर्च गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ से कम करने वाले। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ का वेरिएंस यहाँ पे एजुकेशन में हमें देखने को मिल रहा है। इवन इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, 86,000 की बात करी गई थी, बट खर्च हो रहा है 77,000 के आसपास। सोशल वेलफेयर की बात करें तो यहां पे भी कम हो गया है। ठीक है, बात करें रूरल डेवलपमेंट की, देन सर्टेनली देयर इज एन इंक्रीज इन केस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की किस स्कीम है, पीएम किसान है, फर्टिलाइजर्स के लिए, आप कह सकते हैं कि वट एवर लाइक अगर आप बात करते हैं यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में तो एमजी नरेगा हो गया। ठीक है, तो वट एवर इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट, दैट बेसिकली मोर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उन सब चीजों की। अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर ही, ज्यादा फर्क नहीं आया है। और बाकी डिफेंस की बात करें तो यस, इन डिफेंस ऑल्सो द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी हियर, बिकॉज जब आप आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री करंटली। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेरिएंस वाली बात कि हमने सोचा था क्या और क्या हो गया। तो केवल यहां पे
हमें जो मेजर वेरिएंस देखने को मिल रहा है दैट इज बेसिकली इन दीज टू एंड द रीजंस यू पीपल आर अवेयर अबाउट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द एनालिसिस। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, जो नॉर्मली हमें हर साल अपने बजट डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट एक देखने को मिलता है, वो क्या है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है, फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट अर्न। तो देखिए गवर्नमेंट यहां पे बता रही है हमें कि अब देखिए यहां पे आपको जो मेजर चंक देखने को मिल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट ने 1 रुपया कमाया तो गवर्नमेंट लिख रही है 34 पैसे इज बीइंग कमिंग फ्रॉम बोरोइंग्स, 15 पैसे इज बीइंग कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स जो आप कंपनीज पे लगाते हैं, 15 पैसे इज बीइंग कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्स। बट यस, वन थिंग विच इज गुड and that is what the government is earning more and more amount of money from GST, that is around 17 पैसे out of the total। और बाकी छोटा मोटा और कहीं से भी आता है, फिर नॉन टैक्स रिसीट हो गया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आप बात करते हैं सरकारी कंपनीज की, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, आफ्टर दिस कि गवर्नमेंट स्पेंड कहां करती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा खर्चा अगर सरकार का कहीं होता है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट का है। तो आप देखने को मिलेगा सारे पूरे पाई डायग्राम में सबसे बड़ा पार्ट जो हमारा है यहाँ पे वो इंटरेस्ट पेमेंट का है, 20 पैसे। दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी यू कैन से डिफेंस 8 पैसे, सब्सिडी 7 पैसे, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 9 पैसे, स्टेट शेयर इन द टैक्सेस 18 पैसे, पेंशन 4 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर 4 पैसे, एंड देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अराउंड 9 पैसे इज बेसिकली बीइंग स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट पेमेंट का ऑन द पास लोन। और अगर आपसे कोई पूछता है भारत सरकार की सबसे बड़ी आमदनी क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर भारत सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी होती है लोन से। वो आमदनी नहीं है, देयर इज अ डेट। डेट का मतलब होता है उधार जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करके, इन नंबर्स के बारे में बात करके आपको एक ब्रॉड आइडिया ये लगता है कि सरकार के खर्चे या सरकार की जो इनकम है वो हो कैसे रही है और सरकार कहां कहां पे खर्च कर रही है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस अगर मैं बजट की बात करूं, देखिए बजट में बहुत कुछ नया नहीं आया है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि जनता ये सोच रही थी कि अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो 2024 के इलेक्शन से पहले 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट बहुत कुछ देने वाली है। बट ऐसा हमें देखने को बजट के अंदर नहीं मिला है। अब देखिए अगर इतना कुछ है ही नहीं तो हम बात क्या करें? तो देखिए इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है हर साल, दैट इज नोन एज अ की फीचर्स ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको बताऊं, अगर हमें एग्जाम में ये जानना है कि बजट में गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है और क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट डॉक्यूमेंट, जैसे आपको ये देखने को मिलता है कि दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट एंड हियर यू हैव द वर्डिंग्स कॉल्ड की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24। यानी कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू बहुत ही शॉर्ट में आपको ये आइडिया लग जाता है गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है और क्या करना चाहती है। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स मेरे से क्लास में ये पूछते हैं सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ये बताती है कि हमने पिछले साल या जो करंट ईयर चल रहा है उसमें हमने क्या किया। ठीक है, और बजट में गवर्नमेंट ये बताते हैं कि आने वाले साल में हम क्या करना चाहते हैं। यानी गवर्नमेंट अपने प्रेजेंट को बताती है और आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करने वाली ये आपको जानकारी देती है गवर्नमेंट बजट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे इस की फीचर्स वाले डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नए अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे यहां पे गवर्नमेंट ने मेनली बात करी है अमृत काल की। ठीक है, कि आने वाले जो साल हैं उसमें गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बात करी है कि जो हमारा डेकेड करेंटली चल रहा है 2021 से 2030 के बीच में, इसके अंदर गवर्नमेंट मेजरली क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने वाली है। ठीक है, सो बात करते हैं जल्दी से कि इन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है। सी दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है कि अमृत काल जो है यानी कि 2047 तक हमारा विजन क्या है। ठीक, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन,
एंड देन आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हमारे डेफिसिट्स वगैरह है उनको के रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट की बात होती है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक नाम दिया है क्या, सप्तऋषि, यानी कि 7 प्रायोरिटीज हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या है। गवर्नमेंट एक्चुअली काफी आई वुड से इज यूजिंग लॉट ऑफ मैथोलॉजिकल वर्ड्स करंटली। अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अमृत काल के 7 ऋषि वो क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट होगी तो सबको मिलेगी, यानी कि अगर बर्थडे पार्टी होगी और केक कट रहा है तो सबके बीच में बंटना चाहिए, ठीक। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेके आप कह सकते हैं कन्याकुमारी की, और फिर आप बात कर रहे हैं गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, हर जगह की डेवलपमेंट हमारे देश में होनी चाहिए। यूथ पावर, वी आर ए यंग कंट्री। फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक्स हैं, कैपिटल मार्केट है, उनको हमें बहुत मजबूत करना है। ग्रीन ग्रोथ, एनवायरमेंट को ध्यान में रखना है। एंड देन अनलीजिंग द पोटेंशियल, यानी कि जो हमारे देश का पोटेंशियल है उसको हमें अचीव करना है। ओके, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग एज अ पार्ट ऑफ योर अमृत काल के सप्तऋषि। ओके, उसके बाद देखिए यहां पे जब आप आगे जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको केवल ये बता रही है कि हमने आने वाले साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, building digital public infrastructure, then horticulture clean plant program to be launched, targeted funding of 20 lakh crore to agriculture sector for the purpose of animal husbandry, dairy and fishery sector, setting up a widely available storage capacity, okay, because you know this thing कि farmers का जो wastage वाला part है वो बहुत ज़्यादा है, and because of that these people have been losing lot of money, so government is saying we need to simply focus on the storage part also. Then making in India global hub for millets, then श्री अन्न। ओके, अब देखिए मिलेट्स, आप जानते हैं मिलेट्स ऑफ द ईयर जो हमारी गवर्नमेंट ने जो 2023 को एक द ईयर हैज बीन गिवन एज अ टाइटल मिलेट्स ईयर. So in that, Government of India is basically talking about this particular thing. So the first part is basically focusing on the agriculture part. अब देखिए गवर्नमेंट यहां पे हमें ये बता रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लोन्स हैं उसके अंदर कितनी तेजी से वृद्धि यानी कि इंक्रीज हुआ है. एज यू कैन सी 85 लाख करोड़ रुपीस was given by government as a credit to agriculture in 2014-15, the first year of the current government, which is now increased to almost 186 lakh crore. यानी कि कह सकते हैं कि that it has increased to almost 100 लाख करोड़ के आसपास का जो लोन्स हैं वो इस सेक्टर को बढ़ गए हैं. Then after that, record food grain production around 245 to 250 million ton, increased to almost 310 million ton. That is what is the achievement of the government currently, or you can say our country currently. फिर आती है बात सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टेब्लिश, sickle anemia elimination mission to be launched, joint public and private medical research to be encouraged, and then after the new program to promote research and pharmaceutical to be launched, and then this is what has been given by government as a part of expenditure on healthcare and education. Do remember that is a part of your percentage of GDP, including the central expenditure and state governments both. Okay, that is what has been given by government of India. Then after that, अगर आप एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात करें, सप्तऋषि की बात हो रही है यहाँ पे. देखिए अब हमारी बात हो रही है यहाँ पे एजुकेशन एंड स्किलिंग की. रीवैम्प टीचर ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडolescents. States will be encouraged to set up physical libraries at panchayat and ward level. That is what is being given by government as a part of education. फिर आती है आपकी बात द बिग टेंट दैट accommodates all, यानी कि अब गवर्नमेंट बात कर रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउसेस, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड, 9.6 करोड़ LPG connections are given under Ujjwala Yojana, 220 crore vaccines have been given, 47.8 crore PM Jan Dhan account has been opened, insurance cover has been given to 44.6 crore people, and cash transfer of 2.2 lakh crore rupees under the PM Kisan.
दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग। ये हमने खर्चा किया है किसके लिए? गरीबों के लिए। दैट इज व्हाट द मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पुअर पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए यहां पे गवर्नमेंट ने बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, दैट इज हाउ इट इज बेसिकली बीइंग गोइंग ऑन। सो रियल जीडीपी एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। So here the GDP numbers and moreover the growth has been given by government of India. So as you can see, the COVID-19 year there was a negative growth rate. So you can say it is a U-shaped recovery or V-shaped recovery. And now, but again, the growth is basically being going down. और इसका रीजन आपको पता ही है, that is a major problem we are being facing at a global level because of Russia-Ukraine war, जिससे कि सारी इकोनॉमी impacted है. And as you know, the countries are basically going through the, what you say, the recession they are basically facing. Getting? उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज करेंटली एट अ 4 years low. So it was almost 20.9% in the time of COVID-19. That is now reduced to just 7.2% as per the current data given by government of India. ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है रीचिंग द लास्ट माइल. प्रधानमंत्री, दैट इज अ ट्राइबल ग्रुप्स विच आर सपोज टू बी डेवलप्ड. Financial assistance to be given for sustainable micro irrigation in drought prone regions of Karnataka. More teachers to be recruited for 740 Eklavya school model. Bharat Shri to be set up for digitization of ancient inscription, whatever shared inscription we are going to make as a part of, so that people will be able to know about our history and moreover whatever we have done in the past, the golden past of our country. Then that is about the infrastructure and investment part which the government of India is saying. Under that, if you talk about, as I just told you, that capital expenditure of the government of India has increased a lot. So they're saying that almost 33.4% jump to 10 lakh crore. Then central government is going to provide 50 years interest-free loans to the state government for the purpose of infrastructure development. Highest ever capital outlay of 2.4 lakh crore rupees in the railways, which is a good, I would say, step on the part of government of India. 100 transport infrastructure projects identified for end-to-end connectivity for ports, coal, steel, fertilizer sector, and creating urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. Establishment of UIDF, that is Urban Infrastructure Development Fund. उसके बाद देखिए बात आती है मेक इन इंडिया कैंपेन की. तो मेक इन इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें बोल रही है कि दैट वी आर गोइंग टू सिंपली प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स इन केस ऑफ आवर कंट्री. देन आफ्टर दैट AI based solutions to agriculture and the other. National data governance policy to be introduced. Enable access to anonymized data for research by startups and academic. Vivad se Vishwas, as you know, for the MSMEs and the other. Then relief to MSME. Vivad se Vishwas 2, easier and standardized settlement scheme. Then phase 3 e-codes to be launched more. Entity digital locker will need to be provided. 100 labs for 5G services based application development, R&D for lab grown diamonds and the other. तो देखिए यहां पे ये कुछ भी नया नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है. इसको बस गवर्नमेंट ने यहां पे ये हाईलाइट किया है कि इतना इतना हम करने वाले हैं. यू कैन से वी आर सपोज टू डिस्कस समथिंग व्हेन वी हैव समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कुछ है थोड़ा बहुत नया, वो मैं भी आपको बताता हूं, इसी डॉक्यूमेंट में हमें आगे देखने को मिल जाएगा. आप देखिए ग्रीन ग्रोथ की बात करेंगे तो गवर्नमेंट बात करती है कि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, एज यू कैन से टू बी एस्टेब्लिश अंडर गोबर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी. देन PM Pranam to be launched will incentivize state and UTs to promote usage of alternative fertilizer. 500 new waste to wealth plants, green credit programs, sustainable ecosystem development, MISTI to be taken up for the mangrove plantation along the coastline. Then you can say Amrit Dharovar to be implemented for optimal usage of wetlands. And then you have the other initiatives taken by Government of India, promoting battery energy storage system, this and that. That is what they have provided. उसके बाद आती है आपकी अमृत पीढ़ी, यानी कि आप और जो मैं लोग हैं वो अमृत पीढ़ी के लोग हैं. ठीक है, यूथ पावर. तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 launched. Under that they will mainly focusing on coding, AI, robotics, 3D printing and the other. Measures to boost infra tourism sector. 50 destinations to be selected for the purpose of promoting tourism all across the country. States will be encouraged to set up unity malls. Okay,
Then financial sector, whatever all reforms is being done by government of India. Here, no new initiative is just that. You can say whatever is being given, they have been simply relaunched again. Credit guarantee scheme for MSME, we are already having. Extra amount of money has been given. Setting up a central data processing center. Setting up of National Financial Information Registry. Mahila Samman Bachat Patra, one time new small saving scheme of 2-year period with a deposit facility of up to 2 lakh rupees for women. Benefits senior citizen, enhance maximum deposit limit for senior citizen saving scheme from 15 to 13 lakh rupees. That is again, when they people deposit, the government of India is going to use this money for the purpose of different expenditures. And then other initiatives is being given by government of India. फिस्कल मैनेजमेंट की जैसे मैंने आपको बात बताया, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स. फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो स्टेट डेफिसिट्स हैं, द 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डेफिसिट allowed to what you say, that is fiscal deficit 3.5% of gross state domestic product allowed to be state, यानी कि 0.5% तक का उनको kind of 3.5% deficit need to be maintained. फिस्कल कंसोलिडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 4.5% का टारगेट है 2025-26 का. नॉर्मली जो गवर्नमेंट हमारे टारगेट्स देती है वो कितने अचीव हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल इट इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर. फिर आती है हमारी गवर्नमेंट की बात कि हमारे जो है, जैसे आप लोग सुनने में आता है ना हमें कि यही बात कि हमारी जो इकोनॉमी इज बीइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इवन वी आर हैविंग रिसेशन एट ए ग्लोबल लेवल, बट इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग. जैसे आप जानते हैं कल जब इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था तो उसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो भी हमारे ग्रोथ रेट्स हैं, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द जीडीपी ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी अराउंड 6.8%. इन द नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी 6.1%, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इट विल बी 6.8% अगेन. So these projections are being given by International Monetary Fund. So in a way that shows that India is still, having a good amount of growth rate, and that is all the real GDP growth rate. That means only quantity is increasing. We are not talking about the price increase here. Okay? अब देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारे घाटे हैं, घाटे यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूं, इफ आई एम सेइंग दैट आई नीड टू आई हैव 20,000 रुपीज विद मी by which I need to complete my expenditure. But मेरे खर्चे हो गए 25,000 के. So in a way you can say whatever 5,000 rupees I have taken as a loan, that is nothing but my deficit. And that deficit is known as a fiscal deficit. That means if somebody will ask you what is the meaning of fiscal deficit means whatever amount of money borrowed by government of India in 1 year to take care their extra expenditure. And it doesn't matter कि वो खर्चे आपके डे टू डे के हैं या फिर वो खर्चे आपके असेट क्रिएशन के हैं. ठीक है, तो उस केस में यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं वो हमारे मीट होते दिखेंगे. 4.5% जिस तरह से धीरे धीरे कम हो रहे हैं. 9.2% विच वॉज रियली हाई बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. गवर्नमेंट स्पेंड अलॉट क्योंकि गवर्नमेंट की अर्निंग्स कम थी, जो कि घट के अब रह गए 5.9%. उसके बाद अगर आप बात करते हैं हमारे रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है वट एवर अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट ओनली फॉर देयर डे टू डे पर्पसेस. जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं इफ यू बोरोड 5,000 रुपीज इन वन पर्टिकुलर मंथ, 3,000 रुपीज यू बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे एक्सपेंडिचर, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और 2,000 रुपए आपने बोरो किए फॉर द पर्पस ऑफ योर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ योर, लेट्स सपोज यू वांट टू बाय बाइसिकल विच इज एन असेट फॉर यू. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे एक तो बोरोइंग्स होती है डे टू डे पर्पसेस की और एक बोरोइंग्स होती है हमारी असेट क्रिएशन की. दोनों को जोड़ देंगे तो फिस्कल डेफिसिट है, और केवल बात करेंगे डे टू डे की तो वो आपका रेवेन्यू है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू अकाउंट का, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो दैट्स व्हाई जो कि ज्यादा खतरनाक होते हैं देश के लिए, क्योंकि मान के चलिए अगर आप पिज्जा खाने के लिए बोरो कर रहे हैं, अगर आप घूमने फिरने के लिए बोरो कर रहे हैं, तो हमेशा उस बोरोइंग को बुरा माना जाता है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग न्यू आउट ऑफ दैट. बट वहीं पे अगर आपने बोरो किया है, मान लीजिए एक साइकिल खरीदने के लिए, तो उस बोरोइंग को हम बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उस बोरोइंग से जो आपने साइकिल परचेज करी है, व्हेन यू विल सिंपली यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग ग्रोसरी आइटम एंड द अदर थिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस टू गो हियर एंड देयर, यू आर गोइंग टू सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. तो उस बोरोइंग को हम बुरा नहीं मानते, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेव
और यू गोइंग टू अर्न आउट ऑफ इट। अर्न कैसे करेंगे? आपके पड़ोसी ने आपसे साइकिल मांगी उधार पे, आपने बोला 10 रुपए दे, ले जा, तो यू आर अर्निंग ऑल्सो आउट ऑफ दैट, कि आपने उसे रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया। आर यू गेटिंग? तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा एंड असेट क्रिएशन। और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? whatever amount of money borrowed by government only for day to day purposes, salary, pension, this kind of a thing. तो ये है हमारा 2.9%। these are being given in percentage of GDP of the country। ठीक है। और फिर आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने 10 रुपए बोरो किए और 10 रुपए में से 6 रुपए मैंने बोरो किए फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग माई इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द पास्ट लोन। यानी कि मान लीजिए मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और उस कर्जे का मुझे इंटरेस्ट पे करना है, और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और मैंने बाजार से उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन उठाया। आर यू गेटिंग? अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। यानी कि आपको अपने पास्ट लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। सो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने एक साल में जितना उधार लिया है, दैट मींस योर फिस्कल डेफिसिट, आउट ऑफ दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने 10 रुपए उधार लिए और 6 रुपए उसमें से इस्तेमाल किए इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और जो बाकी 4 बचे दैट इज बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दी रिमेनिंग अदर एक्सपेंडिचर्स। सो प्राइमरी डेफिसिट मेनली हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आर यू गेटिंग? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो कहने का मतलब क्या है? इस 5.9% ऑफ जीडीपी में से यू कैन से when certain amount of money will be used by government of India for the purpose of interest payment, then still they are borrowing 2.3% more। तो कहने का मतलब क्या है? अगर हम 5.9 में से 2.3 घटा दें, that means 6 and 3.6% of the borrowings of the government of India in the upcoming year, or you can say in the upcoming financial year, is only for the purpose of interest payment on the past loan। तो आप कह सकते हैं भारत सरकार 3.6% बोरो कर रही है पूरे जीडीपी का अपने पुराने लोन्स के इंटरेस्ट पे करने के लिए इन दी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, which is quite high, I would say. Okay, that is a one thing. ये आपको बता रहे जीएसटी कलेक्शन के बारे में, that is one thing. After that, ये आपकी बात हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिसपे गवर्नमेंट में मैंने कहा that is a really good move, क्योंकि जो करीब 2.5 लाख करोड़ था वो बढ़ के 10 लाख करोड़ हो गया। More asset job creation and the other. There is a better situation that shows about the NPS non-performing assets of the bank. 8.2% से घट के रह गई है around only 5% around. So it is again a better indication. But the point is what? Is it because the government is it because the banks are being able to recover the money, or is it because the banks are basically simply doing the write-off of the bad loans? तो ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है? बिकॉज देखिए, अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि द बैंक्स आर नॉट एबल टू रिकवर द मनी, एंड दैट्स व्हाई दे बीइंग सिंपली नॉट शोइंग दोज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, एक्सेप्टिंग दिस एज अ लॉस। और अगर रिकवरी हो रही है थ्रू दी IBC लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू, देन इट्स अ गुड थिंग अगेन। सो इट्स अ मिक्स पिक्चर आई वुड से करंटली इन केस ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद आपकी बात आती है रिजर्व्स की। हमारे पास इंपोर्ट कवर अच्छा खासा है, क्योंकि हमारा जो करंट हमारा रिजर्व्स है वो 9 महीने के आसपास हमारे इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए काफी है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंपोर्ट कवर। So country should have at least that much amount of foreign exchange reserves with them so that they will be able to cover its 9-month imports continuously, even if they're not going to make anything in the country. Then inflation की बात करेंगे तो ये भी काफी कंट्रोल्ड हो गई है in the current year. Then after that बात आती है टैक्स रिफॉर्म्स की। अब देखिए, यहां पे जनता को ना बहुत सारी आशाएं थी कि बहुत कुछ मिलने वाला है, बट मैं आपको बताऊं मिला बहुत थोड़ा। ओके, जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 80C में जो रिडक्शन है हमारी 1.5 लाख की, उसे बढ़ा के 2 लाख कर देंगे, 2.5 लाख कर देंगे, 3 लाख कर देंगे, 5 लाख कर देंगे। पता नहीं लोग कितनी कितनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे। मोर ओवर लोग ये भी सोच रहे थे कि जो हमारा हाउस लोन के इंटरेस्ट की जो हमारी एग्जेम्पशंस होती है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज, बिकॉज करेंटली आप जानते हैं कि
होम लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं, 8.7 8.8% इज ऑलमोस्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स करंटली। बट मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए हैं, जिसमें कुछ भी नया इनिशिएटिव आई वुड से हार्डली इज बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑल इज बीइंग करंटली गोइंग ऑन। So changes in the custom duty, that is what they have done, okay? And after this, if we talk about, that is what the people thought. तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो हमारा नया टैक्स पोर्टल है उससे हमें कितने बेनिफिट्स हुए कंट्री के अंदर। सो अंडर दैट दे प्रोवाइडेड कि 45% ऑफ द रिटर्न्स ऑन द टैक्स पेयर्स प्रोसेस विद इन 24 आवर्स। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 93 days to 8 days। डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन। प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 crore रिटर्न्स दिस ईयर। अगेन मोर नंबर ऑफ पीपल आर बेसिकली बीइंग प्रोवाइडिंग और पेइंग इनकम टैक्स। अब देखिए, जो दो मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट प्रपोजल में किए, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में किए, वो क्या है? पहली बात तो ये कि अगर आपकी इनकम पहले 5 लाख तक थी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आई वुड से लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए इस लिमिट को 2 लाख बढ़ा दिया है। दैट मीन्स इफ यू आर अर्निंग अप टू 7 लाख रुपीज करंटली इन केस ऑफ आवर कंट्री, देन देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स। यानी कि यहां पे आपको एक बेनिफिट मिला है 2 लाख का। ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, देन यू हैव टू पे टैक्स फ्रॉम 2.5 lakh rupees onwards as per the old tax regime, and that is what the new tax rates you have. That means you need to pay tax from 3 lakh rupees onwards. ठीक है, क्योंकि पहले ये वाली जो हमारे नए स्लैब्स जो गवर्नमेंट ने 2019-20 में इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा 50,000 रुपए का थोड़ा यहाँ पे फायदा हमें प्रोवाइड किया। ठीक, तो पहली चीज ये है कि 7 लाख रुपए से कम की इनकम वालों को अब टैक्स नहीं देना है, जो कि पहले 5 लाख था। दूसरा ये है कि दैट इज व्हाट द टैक्स रेट्स हैव बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द न्यू टैक्स रेजिम। यानी कि 3 लाख रुपए तक नो टैक्स, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, एंड मोर देन 12% 15 लाख रुपीज यू नीड टू पे 30% टैक्स। तो पहले जो 25% वाला स्लैब यहां पे था वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। मोर ओवर, अ ह्यूज रिलीफ हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिचेस्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जो लोग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, गवर्नमेंट ने उनको मेजर रिलीफ प्रोवाइड किया है, क्योंकि बेचारों को इतना टैक्स देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ यहां प्रोवाइड किया है। कैसे? पहले उनको सरचार्ज देना पड़ता था 37% का, बट नाउ दे आर सपोज टू पे सरचार्ज ऑफ ओनली 25%। तो अर्लियर सरचार्ज रेट कितनी थी आपकी? 5%, 10%, you were having 10%, 20%, 25%, and 37%. That was the surcharge rate, charged by government of India. But now it is only maximum 25% you need to pay. तो एक जो रिलीफ यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो दिया है वो ये है कि जो हाईएस्ट सरचार्ज का रेट है 5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले लोग, अदानी, अंबानी एंड अदर पीपल obviously, and the CEOs of the company and the other, they need to pay less tax. So these people were overburdened by tax. Now these people are being given certain amount of relief. Getting? Extending benefits of standard deductions to new tax regime for salaried class and pensioner. केवल 2,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बेनिफिट के। इट वॉज 50,000 earlier, now 52,500 rupees only. बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला है 2,500 रुपए का यहाँ पे। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि इंक्रीजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट टू 25 लाख रुपीज ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंटल सैलरीड एम्प्लॉय। आपकी लीव इकट्ठी होती रहती है, उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलता है, उनकी पेमेंट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपको 25 लाख रुपए तक मिल रहे हैं आपकी लीव एनकैशमेंट का जो आपने कैश में लिया है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको एक साल में 50 छुट्टी मिलती है, आप छुट्टी ले ही नहीं रहे, आप काम करे जा रहे हैं, वर्कोहॉलिक एकदम, छुट्टी इकट्ठी होती गई इकट्ठी होती गई इकट्ठी होती गई, और जब आप रिटायर हुए तब आपने सारी की सारी छुट्टी की पेमेंट उनसे ले ली। 25 लाख रुपए तक पे नो टैक्स एट ऑल, एंजॉय। एंड देन आफ्टर दैट that is again hardly lot of benefits, but yes, that is something good for the MSME. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 15% टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल टू दी न्यू MSME अप टू 31 मार्च 2024। यानी कि उनको 25 और 30% वाला टैक्स नहीं पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स, दे नीड टू पे 15% ओनली। ओके, बट डू रिमेंबर, इफ यू नीड टू अवेल द 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, देन यू नॉट सपोज टू गेट ऑल द एग्जेम्पशंस, इंसेंटिव्स एंड द अदर that has been given in the Income Tax Act.
तो एक्सेप्शंस वहां पे भी हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। हायर लिमिट फॉर 2 लाख रुपीज पर मेंबर, दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी मच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट और दी अदर, दैट कि बहुत इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है टू अ कॉमन मैन एंड दी अदर। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव दी अदर इंफॉर्मेशन, yeah, that is again the same information ki from where the rupee is being coming to the government of India, that is I just provided you, and that is what the rupee is going for by the government of India. And out of the total amount of money, how much amount of money in total has been given by government to the different ministries. तो आपको यहाँ पे एक, these numbers are not supposed to be mugged up for you for the examination purposes, कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना मिला है, रोड ट्रांसपोर्ट को कितना मिला है, रेलवेज को कितना मिला है, देन कंज्यूमर अफेयर्स, होम अफेयर्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट, हर मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा मिला है वो यहाँ पे बताया गया। उसके बाद कुछ जो मेजर स्कीम्स हैं उनको कितना एलोकेशन दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन, 1250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 5943 करोड़ रुपीज। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपीज इज बीइंग गिवन। देन स्कीम फॉर फास्टर अडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 5172 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट डबल यू विल से। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए दे हैव गिवन 2491 करोड़ रुपीज, विच इज अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। Then that is about the revenue and capital receipts of the government of India, which I just told you, and that is what the capital expenditure and the revenue. तो revenue में आप देखेंगे कि जो पहले था हमारा 2021-22 में 32 लाख करोड़ इंक्रीज टू 35 लाख करोड़, and in the capital it was 8.4 increase to 13.7 lakh crore. So good amount of jump we are being able to see here. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बजट आया है जिसमें हार्डली ही आपको कुछ नया देखने को मैं बता रहा हूं मिला है। लिटरली जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी आशाएं थी, अब मैं उनके लिए तो क्या ही कहूं, जो था वो था, जो गवर्नमेंट ने दिया वो दिया। ठीक, एंड दैट इज व्हाट द नंबर्स आर बीइंग गिवन। सो एज आई टोल्ड यू, दीज नंबर्स इन एब्सोल्यूट वे यू नॉट सपोज टू रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज द परसेंटेज इन कंपैरिजन टू दी जीडीपी। तो आप देख रहे हैं 6.7 से कम होता दिख रहा है 5.9 पे। देन आफ्टर दैट जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो मैंने आपको बताया डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो हमने उधार लिया है, दैट इज ऑल्सो बीइंग गोइंग डाउन। बट वट एवर नंबर इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट, आई वुड से आई एम नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सोचा था 3.8 का था करंट ईयर में, जो हमारा 4.1 आया है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑलमोस्ट हमारा ये 1.2% के आसपास कम हो जाएगा इन दी अपकमिंग ईयर, दैट इज अराउंड 2.9। So let's see what is going to happen. We'll get to know next year only. Effective revenue deficit का मतलब आपको पता ही है कि out of the total amount of money which is being borrowed by government for their day-to-day expenditure, how much amount of money has been given by government to the states as a grants, capital asset creation के लिए। तो उसमें से वो 3 लाख करोड़ घटा देंगे तो अराउंड ये 5 लाख करोड़ के आसपास रह जाएगा। Effectively, that is what the government of India spent for their own day-to-day expenditures, and that is what you have as a primary deficit. ठीक है, तो बेसिकली बजट में आपको बताऊं, इट वाज नथिंग लाइक दैट, वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ बजट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज टू मेक अ वेरी लॉन्ग वीडियो फॉर द बजट एंड द अदर। तो ये बजट था, ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी और ये आपको मिला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेरी सून वी पीपल विल ब्रिंग दी वीडियो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे इज बीन क्वाइट लेंथी। बट हाँ, एक बात है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा काम हमारा कम कर दिया कि पहले हमारे पास 2 वॉल्यूम इकोनॉमिक सर्वे की आती थी, नाउ वी आर ओनली 1 वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो मे बी बाय फ्राइडे और सैटरडे वी विल प्रोवाइड दी वीडियो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली, बट अगेन दैट वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 2.5 to 3 hours maximum, because again whatever amount of economic survey I've read till now, I didn't find lot of new things over there. Okay, क्योंकि देखिए आपको नया देखने को तब मिलता है जब कुछ नई अनाउंसमेंट हुई हो। When the government is having a one model to do work and they are basically keep on working on that, then obviously you can say it's a good thing. क्योंकि देखिए अगर आप बार बार कुछ कुछ नई चीजों को बीच में लाते रहते हैं और पहले वाले को कंप्लीट नहीं करते हैं, then obviously you people will not be able to move in a right direction. That's why we people are not being able to see a lot of changes here. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल सून कम विद इकोनॉमिक सर्वे वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।